अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस लेक्चर में 50 एमसीक्यू सीखेंगे चैप्टर 3 से चैप्टर 8 तक, जो कि मैकेनिक्स से ताल्लुक रखते हैं, और ये एमसीक्यूज आपकी बुक से और पास्ट ईयर पेपर से निकाले गए हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड टॉर्क और एक्सेलरेशन और मोमेंटम और स्पीड। जैसे आप जानते हैं कि वेलोसिटी या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, और इस वेलोसिटी के चेंज को अगर निकाल लिया जाए फाइनल माइनस इनिशियल से, जो पहले वेलोसिटी है उसको बाद वाली वेलोसिटी से माइनस कर दें और टाइम से डिवाइड कर दें, तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन बनती है। किसी भी चीज को एक्सेलरेट करते हैं, धक्का देते हैं, तो उसमें वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू में v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड दिया है, वेलोसिटी की सिंबल v होती है, t इक्वल्स टू 5 सेकंड, टाइम की सिंबल t होती है, और s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की सिंबल है। यहाँ पर s पूछ रहे हैं विल बी, अगर v और t हमें दिया हो तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी की डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होती है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, v इक्वल्स टू s अपॉन t, और यहाँ पर t डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड में बेस ने मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं, v यहाँ पर पुट करते थे 10 और t यहाँ पर 5, तो हम यहाँ पर 10 5 50 मीटर्स आंसर निकालेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे 50 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज सेम एज। किलोग्राम आप जानते हैं कि मास की यूनिट है और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट है। तो मास को अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो ये तो क्वांटिटी बनती है मोमेंटम की, और मोमेंटम की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होती है। इसके अलावा अगर सेकंड से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो ये डिनोमिनेटर में सेकंड मल्टीप्लाई होकर सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन को कहते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट है, किलोग्राम मास की यूनिट है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होती है, और फोर्स की दूसरी यूनिट न्यूटन होती है। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो न्यूटन सेकंड। सो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इन फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज। ये तो बहुत ही इजी है, कह रहे हैं एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड बताइए, तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव में लिखते हैं। अब यहाँ पर ना हम ये जानेंगे कि अपवर्ड मोशन है या डाउनवर्ड मोशन है, तो क्योंकि अपवर्ड मोशन में नेगेटिव हो जाती है, यहां पर सिर्फ वैल्यू हमें बतानी है, एंड इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, किलोग्राम मास की यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट है, और मास टाइम एक्सेलरेशन हमें पता है फोर्स होता है। और हम ये भी जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो कॉल्ड वेट। कोई भी बॉडी जो फोर्स लगाती है टुवर्ड्स द अर्थ, इट इज इट्स वेट। ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं पावर, वेट, प्रेशर और मोमेंटम, तो इसमें सिलेक्ट करेंगे वेट को। किलोग्राम यहां पर यूनिट है मास की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ यूनिट है एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय अप्लाइंग इक्वल फोर्स ऑन स्फीयर्स ऑफ प्लास्टिक एंड आयरन, दो बॉल्स दिए हैं, दो स्फीयर्स दिए हैं प्लास्टिक के और आयरन के, ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम एक है, दोनों का साइज एक है। ग्रेटर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द प्लास्टिक स्फीयर बिकॉज इट्स मास इज डैश। कह रहे हैं कि ग्रेटर एक्सेलरेशन, ज्यादा एक्सेलरेशन होगी प्लास्टिक के स्फीयर में। एक स्फीयर आयरन का है और एक स्फीयर प्लास्टिक का है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, तो यहां पर फिर हम चेक करते हैं कि दोनों की डेंसिटी क्या है।
क्योंकि डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना फोर्स बढ़ेगी उतनी एक्सेलरेशन होगी, लेकिन जितना मास बढ़ेगा उतनी एक्सेलरेशन कम होगी। तो उतना ही साइज अगर हम लें आयरन का जितना साइज प्लास्टिक का है, तो आयरन भारी होगा क्योंकि आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है, प्लास्टिक की डेंसिटी कम होती है। अगर डेंसिटी ज्यादा हो किसी भी चीज की तो वो भारी समझी जाती है क्योंकि उसका मास ज्यादा आएगा, चाहे वो जितना भी वॉल्यूम रखे। अगर एक ही वॉल्यूम है तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से मास ज्यादा हो जाता है। सो इसलिए प्लास्टिक का जो मास है वो कम है आयरन के मास से, क्योंकि डेंसिटी कम है। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन आएगा बिकॉज इट्स मास इज लेस। इसके अलावा ऑप्शंस दिए हैं मोर बट म्यू इज लेस, लेस बट म्यू इज मोर। तो म्यू तो फ्रिक्शन से डिपेंड करता है क्योंकि म्यू को हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, विच इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इसमें कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड मोमेंटम, फोर्स, वर्क या फिर टॉर्क। तो हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए, तो फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सो ऑप्शन यहां पर फोर्स का आएगा। ऑल्सो वी नो दैट द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, तो न्यूटन सेलेक्ट करेंगे। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको म्यू कहा जाता है, उसकी मदद से हम फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करती है एक्सटर्नल फोर्स को। तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स जितनी ज्यादा लगाएं उसको अपोज करने वाली क्वांटिटी फ्रिक्शन की होती है। जैसे आप किसी गाड़ी को चला रहे हैं तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि खड्डों से गाड़ी गुजारने पर मूवमेंट कम हो जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें बताता है कि कितना सरफेस पर फ्रिक्शन है, कितना उसमें रुकावट है। जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी। इसका ताल्लुक नॉर्मल फोर्स से बनता है। आप जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट है जो इसके डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसका रिएक्शन होगा जो कि उसको अपवर्ड की तरफ डायरेक्शन बनाएगा। इस तरह से फिर बॉडी बैलेंस रहती है। अगर ये वेट हम निकाल लें जिसका रिएक्शन ऊपर की तरफ सरफेस के नॉर्मल बनता है, ये हमेशा यानी 90 डिग्री पर बनता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शनल फोर्स के। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम म्यू यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को देखते हैं। तो म्यू जो है इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों की यूनिट न्यूटन है, न्यूटन कैंसिल हो जाएगी न्यूटन से, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये एक नंबर है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं, पहियों का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी भारी चीज को घसीटना है तो उसके नीचे पहिए लगा के फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। तो यहां पर पूछा गया है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बेरिंग्स बिकॉज दे डैश ए मेक द सरफेस प्लेन, बी मेक द सरफेस ग्रासी, सी convert sliding friction into rolling friction, D have no friction of their own। तो यहां पर यह कहा जाता है कि कोई चीज अगर स्लाइड कर रहे हैं तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगी क्योंकि उसमें सरफेस का एरिया ज्यादा बनेगा, और रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन कम होगी तो उसमें कांटेक्ट कम होगा। तो सरफेस का कांटेक्ट कम है रोलिंग फ्रिक्शन में, इसीलिए रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है और बॉल बेरिंग्स इसकी एक एग्जाम्पल है।
So C is the option. Convert sliding friction into rolling friction. If the force acting on a body is doubled, then the acceleration produced is. कह रहे हैं कि फोर्स अगर लग रही है किसी भी बॉडी में, उसको डबल कर दें तो एक्सेलरेशन क्या होगी। आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर फोर्स को डबल कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगी। When a horse pulls a wagon, the force that causes the horse to move forward is the force. जब घोड़े को वैगन के साथ बांधते हैं तो जो फोर्स घोड़ा लगाता है उसकी वजह से वैगन पर भी रिएक्शन फोर्स बनती है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होती घोड़े को आगे पुश करने के लिए। घोड़ा फोर्स इसके अलावा ग्राउंड पर भी लगाता है और इसके अलावा घोड़े का वेट भी होता है। तो जो फोर्स घोड़ा ग्राउंड पे लगाता है उसके रिएक्शन में घोड़े पर भी फोर्स लगती है जो उसको आगे बढ़ने देती है। सो द ऑप्शन इज द ग्राउंड एक्सर्ट्स ऑन हिम। क्योंकि जो कार्ट या फिर वैगन उस पर फोर्स लगाएगी वो तो उसको रोक रही होगी एक तरह से, लेकिन उसमें इतनी सलाहियत होती है कि वो और फोर्स लगा सके और ग्राउंड के रिएक्शन की मदद से वो आगे बढ़ सकता है। इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है, दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पूछ रहे हैं विच इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 800 ग्राम्स। ऑप्शंस हैं 88 न्यूटन, 80 न्यूटन, 8 न्यूटन, 7.840 न्यूटन। सो अप्रोक्सीमेशन में ये तो सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अप्रोक्सीमेशन होता ही पॉइंट्स में नहीं है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि राउंड ऑफ करके लिखें, और अप्रोक्सीमेशन के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बजाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लें, बिकॉज इट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें मास से तो हम वेट निकाल सकते हैं। मास यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, क्योंकि ग्राम छोटा है किलोग्राम बड़ा है, डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू से। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स आते हैं एंड इट विल बी 0.8 किलोग्राम्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्योंकि W इक्वल्स टू mg, पुट करके मल्टीप्लाई होंगे 0.8 इंटू 10 एंड आंसर आएगा 8 न्यूटन। सो ऑप्शन इज सी। Now, if mass of a body is 10 kilograms, its weight will be। इसमें नहीं पूछ रहे कि अप्रोक्सीमेट वेट क्या है, अप्रोक्सीमेशन क्या है। सो नाउ वी विल सिलेक्ट g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे और मास यहाँ पर ऐसा यूनिट में है 10 किलोग्राम्स, मल्टीप्लाई करने पर 98 न्यूटन आएगा। Which is the scalar quantity? Options are torque, distance, momentum, acceleration. टॉर्क हमें पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी डायरेक्शन होती है, वही डायरेक्शन बनाता है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, because momentum is the product of mass and velocity. Acceleration, it is also a vector quantity. Velocity per unit time है, change in velocity per unit time is called acceleration. और distance यहाँ पर एक scalar quantity है because it is without direction. अगर हम length निकालें किसी भी चीज की एक जगह से दूसरी जगह पर, so that is distance. Now, which one is the vector quantity? We have options work, density, velocity, temperature. तो वर्क भी स्केलर है, डेंसिटी भी स्केलर है,
टेम्परेचर भी स्केलर है, इन सब की डायरेक्शन नहीं होती। वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, so velocity is a vector quantity. Now if a force is multiplied by a number, the magnitude of the new vector becomes, so इसमें options हैं n plus f, n minus f, n times f, f upon n। हम जानते हैं कि f के ऊपर एरो हो तो इट इज अ वेक्टर, और उसकी मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर एरो के बगैर लिखते हैं। सो अगर ये एक फोर्स है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 गुना हो जाएगी, यानी f प्लस एफ को 2 कहते हैं। अगर एक और फोर्स ऐड हो जाएगी तो ये 3 टाइम्स लिख सकते हैं। अगर एक और फोर्स ऐड हो जाएगी तो ये 4 टाइम्स लिख सकते हैं। अगर और फोर्स ऐड करें, अगर n टाइम्स हम लिखना चाहते हैं तो एक नया वेक्टर बन जाता है ये, और इसको हम कह सकते हैं कि ये n टाइम्स f होगा। The unit of force in international system of units is किलोग्राम, न्यूटन, मीटर या सेकंड। दोबारा रिपीट हुआ ये सवाल, इसमें न्यूटन ऑप्शन है। जानते हैं हम कि फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिट्स इसकी पाई जाती हैं। इससे पहले पाउंड इसकी यूनिट थी, डाइन इसकी यूनिट है। सो यहाँ ऐसा यूनिट न्यूटन है। In a right angle triangle, the side opposite to the right angle is called, ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं साइड्स के। एक का नाम हाइपोटेनस होता है, एक दूसरे का नाम परपेंडिकुलर, तीसरे का नाम बेस, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये ट्राइंगल है, 3 साइड्स के 3 नाम ही होंगे। तो ट्राइंगल में एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं। द साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, जो राइट एंगल यहां पर 90 डिग्री पर होता है, इज कॉल्ड हाइपोटेनस। एंड द साइड एडजेसेंट टू द एंगल, जो एंगल के साथ होता है, इस साइड को बेस कहते हैं। सो ऑप्शन इज हाइपोटेनस। नाउ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, यहाँ पर साइड्स बताई हुई हैं, उनके रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। लेकिन साइन थीटा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो एंगल के सामने वाली साइड, जो कि पहली साइड समझी जाती है, इस साइड को हम डिवाइड करते हैं 90 डिग्री के सामने वाले साइड से, और इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखा जा सकता है। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, so it is the ratio of perpendicular to hypotenuse of a right angle triangle. अब यहां पर एमसीक्यू आ गया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, जिसका ताल्लुक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से है। इफ fx and fy are rectangular components of a force, then tan theta is equal to, हम जानते हैं कि ये अगर एक फोर्स किसी भी एंगल पर हो एक्स एक्सिस के लिहाज से, तो उसके कंपोनेंट्स होंगे। एक्स एक्सिस की तरफ ये एक्स कंपोनेंट बनेगा फोर्स का, और वाई एक्सिस की तरफ वाई कंपोनेंट बनेगा फोर्स का। और एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में 90 डिग्री होता है एंगल, इसीलिए इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। सो एंगल के सामने वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और साथ वाली साइड को कहते हैं हम बेस। और हम जानते हैं कि tan थीटा इस परपेंडिकुलर को डिवाइड करते हैं बेस के साथ। सो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस। अब परपेंडिकुलर की जगह तो fy है, बेस की जगह fx है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें
तो ये Fy अपॉन Fx होगा. Perpendicular upon base is Fy upon Fx. So tan theta is Fy upon Fx. नेक्स्ट एमसीक्यू पास्ट ईयर पेपर से है और ये पास्ट ईयर पेपर के सॉल्यूशंस में गलत है. इसका ऑप्शन नन ऑफ अबव भी आता है जो कि गलत ऑप्शन है. इसीलिए पास्ट ईयर पेपर के सॉल्यूशंस पर रिलाई नहीं करना चाहिए. ये किसी एक्सपर्ट ने नहीं किया होता. पूछा गया है अब 25 न्यूटन फोर्स एक्ट्स अलोंग द एक्स एक्सिस. पहले ही बता दिया है कि एक फोर्स है जो एक्स एक्सिस पर एक्ट कर रही है, कोई भी वैल्यू हो. इट्स वाई कंपोनेंट इज. अब आपसे पूछ रहे हैं कि वाई कंपोनेंट क्या होगा. जब कोई भी फोर्स सिर्फ एक्स एक्सिस पर एक्ट करती है तो उसका कोई एंगल नहीं होता, और जब कोई एंगल नहीं होगा तो यहां पर उसका वाई कंपोनेंट भी नहीं होगा. यानी थीटा 0 डिग्री होगा तो आप वाई कंपोनेंट अगर निकालना चाहें तो वो भी 0 ही आएगा, क्योंकि साइन थीटा जब 0 पर हो तो 0 ही होता है. तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर 0 न्यूटन है. When two forces Fx equals to 6 Newton and Fy equals to 6 Newton, एक फोर्स x डायरेक्शन में है, दूसरी फोर्स y डायरेक्शन में है, कंपोनेंट्स हैं ये, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जा सकता है, are acting on a body, the angle between them will be. ऑप्शंस दिए हैं लेस देन 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. अगर एक बॉडी बनाए, मान लेते हैं ये एक बॉडी है और इस पर फोर्स लग रही है x डायरेक्शन पर 6 न्यूटन, y डायरेक्शन पर भी 6 न्यूटन, Fx और Fy अगर इसको कह दें तो एक फोर्स Fx है, मान लेते हैं ये पहली फोर्स है, इसके आगे दूसरी फोर्स का वेक्टर बनाएंगे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, और जो रिजल्टेंट बनेगा इसका वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड पर ज्वाइन करेंगे तो हम इसका एंगल निकाल सकते हैं. ये कोई डायरेक्शन बनाएगा और इसकी डायरेक्शन को हम निकालते हैं tan थीटा से, विच इज Fy अपॉन Fx. अब tan थीटा दूसरी साइड में जाके इनवर्स हो जाता है जो कि कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं. वैसे ये वैल्यू हमें थीटा की बताता है, डिग्रीज में बताता है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं Fy 6 और Fx भी 6. 6 से कैंसिल हो गया और फिर 1 बचेगा, और हम जानते हैं कि tan थीटा 1 आता है 45 डिग्रीज पर. सो tan थीटा की वैल्यू हमें 45 पर निकालने पर 1 मिलेगी. तो आंसर इसमें 45 डिग्री आएगा. जब भी सेम परपेंडिकुलर और बेस होते हैं तो 45 डिग्रीज का ही एंगल बनता है राइट एंगल ट्राइंगल में. सो अब चैप्टर 6 स्टार्ट हो गया. इस चैप्टर 6 में पहला टॉपिक ही टॉर्क का है और इसे पूछ रहे हैं कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज. डेफिनेशन लिखी हुई है टॉर्क की, तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, फोर्स का, रोटेशन का, टॉर्क का, मोमेंटम का, तो आप फौरन से सिलेक्ट कर सकते हैं कि द टर्निंग इफेक्ट जो रोटेशनल इफेक्ट है फोर्स का किसी भी पॉइंट पर या किसी भी एक्सिस पर, मान लेते हैं इस पॉइंट पर है, या फिर आप दरवाजे की बात करते हैं तो उसका जो दरवाजे की चौखट होती है उससे एक्सिस बनता है, तो ये उस पॉइंट पर या उस एक्सिस पर फोर्स को घुमाने का नाम है. सो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स विच इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड फोर्स आर्म इज टॉर्क. दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ टॉर्क. तो इस फोर्स को लगाएंगे तो ये घूम जाएगा, इसको हम टॉर्क कहते हैं. Now we know that the clockwise torque is negative और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव कहते हैं. इससे फोर्स की डायरेक्शन को देख सकते हैं, अगर डाउनवर्ड हो तो इसको नेगेटिव कहा जाता है बिकॉज वाई एक्सिस ऊपर होता है, उसका नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे समझा जाता है. तो फोर्स को अगर डाउनवर्ड लगाएं और ये एक्स एक्सिस आगे की तरफ फोर्स आर्म बना रहे, फोर्स आर्म उस फिक्स्ड पॉइंट से लेकर फोर्स तक का डिस्टेंस होता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं तो नेगेटिव में आंसर आएगा और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगी. सो द क्लॉकवाइज टॉर्क इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव टॉर्क. टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होती है, इसलिए इसको वेक्टर में शुमार करते हैं.
A body at rest or moves with uniform velocity is said to be, ऑप्शंस दिए हैं, मोशन, इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बॉडी अगर रेस्ट पर हो तो उसकी वेलोसिटी जीरो ही रहती है, या अगर वो मूव करे किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हम ये जानते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर हो या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो यानी यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वो उसी हालत में रहती है, अपने अंदर चेंज नहीं लाती। तो जब चेंज नहीं आता किसी भी बॉडी में तो वो इक्विलिब्रियम में होती है। सो ऑप्शन इज इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम तो इसकी टाइप्स हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम कहते हैं कि ये रेस्ट पर बॉडी है, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है लेकिन उसमें चेंज नहीं आ रहा, उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रही, तो इसलिए वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। A vector sum of all forces on a body is equal to zero. Then it is said to be in, ऑप्शंस दिए हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यानी लीनियर मोशन से ताल्लुक रखने वाला इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम या डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम तो नहीं होता क्योंकि ये तो टाइप्स हैं। एट रेस्ट पर हो तो इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, अगर बॉडी जो है वो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगी। अब जरूरी नहीं है कि चीजें रेस्ट पर हों, जैसे कि एक किताब पढ़ी है तो वो रेस्ट पर है, उस पर फोर्सेस लग रही हैं, एक तो डाउनवर्ड जो कि उसका वेट है और उस पर सपोर्ट देने के लिए उस पर रिएक्शन फोर्स टेबल की लगती है। इसके अलावा गाड़ी पर भी फोर्सेस लगती हैं, एक तो उसका वेट है और उसको सपोर्ट देने के लिए टायर्स को जमीन फोर्स लगाती है, रिएक्शन फोर्स होती है ये। इसके अलावा हवा की फ्रिक्शन और जमीन पे अगर गड्ढे हैं, रोड पर अगर आप गाड़ी सही नहीं चला पा रहे तो आपको उतनी फोर्स देनी पड़ेगी जितनी फ्रिक्शन की फोर्स है, तो इससे ये बैलेंस हो जाती है और फिर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। आप अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं और रोड थोड़ी सी गड्ढों वाली है तो थोड़ा आपको और फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकें। तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से वैल्यूज अगर सेम हो तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी वैल्यूज। ये सारी एग्जांपल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की हैं, जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन या थोड़ा सा कर्व पाथ होगा यानी लीनियर मोशन में पाई जाती हैं। इसमें हमने रोटेशन की बात नहीं की, सो ऑप्शन है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एंड द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की है जिसको फर्स्ट कंडीशन कहा जाता है। नाउ इसमें एक टॉपिक है पैरेलल फोर्सेस का। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि अगर दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक ही मैग्नीट्यूड रखें तो उनको लाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं, और अगर मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट अपोजिट इन डायरेक्शन तो इनको अनलाइक पैरेलल फोर्स कहा जाता है। सो इफ टू पैरेलल फोर्सेस हैव द सेम डायरेक्शन they are called like parallel forces. The forces which are equal and opposite in direction are not acting along the same line constitute a, option है torque, couple, resultant vector या same vector। यानी फोर्स हम लगाएं अगर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन और इनका कोई सेम लाइन ना हो, यानी हम फोर्स यहां पर लगा रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ यहां पर लगा रहे हैं फोर्स ताकि हम पाने से नट को खोल सकें, तो इनके दरमियान एक डिस्टेंस होगा, एक लाइन पर एक्ट नहीं कर रहे, एट सम डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम कपल आर्म कहते हैं। और इस फोर्सेस को कपल फोर्स कहा जा सकता है, और इससे जो क्वांटिटी बनती है टॉर्क की जिसको रिजल्टेंट टॉर्क कहते हैं, इट इज कॉल्ड कपल। सो कपल is a resultant torque formed by two forces to equal and opposite in direction। वो फोर्सेस जो इक्वल और अपोजिट इन डायरेक्शन हो लेकिन वो एक लाइन पर एक्ट ना करें, इस लाइन पर फोर्स दूसरी एक्ट ना करे,
इस पर डिस्टेंस पर हो। A body will be in rotational equilibrium if the sum of clockwise torques acting on the body is equal to the sum of dash। पहले दो ऑप्शंस तो नहीं हो सकते क्योंकि टॉर्क्स जो हैं वो फोर्सेस के बराबर तो नहीं हो सकती, दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट हैं, तो ये तो टॉर्क के बराबर ही होगी क्वांटिटी। अब क्लॉकवाइज टॉर्क इज नेगेटिव टॉर्क और इसका सम निकालें, कह रहे हैं कि इज इक्वल टू द सम ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क या क्लॉकवाइज टॉर्क। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जिसमें बॉडी रोटेट हो सकती है, या तो उसमें चेंज आए रोटेशन की वजह से यानी टॉर्क की वजह से। तो हम ये पढ़ते थे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो, लेकिन इससे एक और कंक्लूजन आया था कि अगर एक बॉडी एक तरफ क्लॉकवाइज टॉर्क लगाए, इस तरफ रोटेट करे, और उस दूसरी तरफ इस तरफ रोटेशन हो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बैलेंस रहती है। जितना यहां पर टॉर्क है नेगेटिव टॉर्क, तो उतना पॉजिटिव टॉर्क यहां पर भी होना चाहिए। तो सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज टॉर्क, जो इसकी वजह से, इसके वेट की वजह से, इसके वेट की वजह से जो टॉर्क आ रहा है उनको सम कर लें, ये जो होगा ये नेगेटिव टॉर्क होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होती है। और यहां पर जो हमारे पास डायरेक्शन बनेगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन बनेगी, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कहते हैं। इसका क्लॉकवाइज टॉर्क निकाल लीजिए, इसका वेट मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके फोर्स आर्म से, इसका वेट मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके फोर्स आर्म से, जो कि फिक्स्ड पॉइंट यहां से लिया जा सकता है। तो हम इसका टॉर्क ऐड करें, इसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या फिर काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क भी कहते हैं। सो द क्लॉकवाइज टॉर्क सम is equal to the sum of anti-clockwise या counter-clockwise torques. Now the center of gravity of a body is a point where dash acts, the torque, the external force, the weight of the body or none of these. So एक अगर हम रॉड लेते हैं या कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं that make up mass, that made of matter, तो उनको जो हम पार्टिकल्स को मास देख सकते हैं तो उनका एक इफेक्ट होगा, और उसका इफेक्ट अगर निकालें उस पर जो फोर्स होगी उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस पॉइंट पर वो एक्ट कर रही होगी एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और उस पर हम फिर डायरेक्शन देख सकते हैं, इट इज डाउनवर्ड एंड टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर। ये हर बॉडी के एक मखसूस पॉइंट पर पाया जाता है जिसको हम निकालते हैं, और ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स यानी रेगुलर ऑब्जेक्ट्स जैसे स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, उनके सेंटर में पाया जाता है। सो द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स ऑन द पॉइंट known as center of gravity. So the center of gravity of this uniform rod is not at the end of rod, end of rod पर नहीं होता है इसका पॉइंट, center of rod पर होता है। So B is the option. इक्विलिब्रियम में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं स्टेबिलिटी का, कि अगर चीजों को हम देखना चाहें कि वो स्टेबल हैं तो हमें थोड़ा सा डिस्प्लेस करवा के देखना होगा। यहां पर ग्रेविटी की मदद से हम चीजों की स्टेबिलिटी देख सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल कोन से ली जा सकती है। यहां पर कह रहे हैं कोन स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस, जो कोन का नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम बेस कहते हैं, इसका जो ऊपर कॉर्नर है इसको एपेक्स कहा जाता है, और इसकी साइड्स होती हैं। अगर हम बेस पर इसको रखें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके करीब पाया जाता है, ये पॉइंट इस पर वेट एक्ट करता है। अगर इसको थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करें, सो इट इज स्टेबल, ये वापस अपनी जगह पर आ सकता है क्योंकि हमने इसको यहां डिस्प्लेस किया है क्लॉकवाइज।
तो हम देख सकते हैं इसके डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करती है दरअसल, और इसका ये जो पॉइंट है जहां से इसको रोटेट करवाया जा रहा है, ये फिक्स्ड पॉइंट एक फोर्स आर्म बनाता है। अगर इसके टॉर्क को हम निकालें तो ये क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। हम अगर इसको क्लॉकवाइज डिस्प्लेस करें तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इसको वापस लाने की कोशिश करता है क्योंकि इस पर वेट लग रहा होता है। तो इस वजह से ये वापस आ जाता है और चीजें स्टेबल रहती हैं। इसमें पॉइंट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर की तरफ जाता है। सो इट इज अ स्टेबल। अगर बेस पर चीजों को रखें जिसके करीब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जाए तो हम इसको स्टेबल कहते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने ये पढ़ा कि अगर किसी भी बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और वो अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए तो उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेबल कंडीशन में। नाउ अगर हम ये स्लाइटली डिस्प्लेस करें किसी भी कोन को उसके एपेक्स पर, तो हम जानते हैं कि वो वापस अपनी जगह पर नहीं आएगा, या पेंसिल को उसकी नोक पर। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाता है और ये हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। हल्का सा ही डिस्प्लेस करें तो हम यहां पर देख सकते हैं कि इसमें वेट जो लग रहा है डाउनवर्ड उसका एक फोर्स आर्म बनेगा इसकी यहां पर सपोर्ट से, पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से। तो ये जो हमारे पास फोर्स आर्म है इससे हम इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगी। तो पहले ही हमने क्लॉकवाइज टॉर्क इसमें बनाई है, रोटेट किया है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क और लगेगी तो इसमें बैलेंस नहीं हो सकता और ये गिर जाएगा। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चीजों को स्लाइटली डिस्प्लेस करने पर वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आती वो। और इसकी एग्जांपल है कोन एट इट्स एपेक्स। किनारे पर इसको रखें तो ये वापस नहीं आता, अनस्टेबल रहता है। तो यहां पर तो मैंने आपको ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। इसका ऑप्शन जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम है, बिकॉज इफ अ बॉडी कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन इट्स स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इट्स सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर यहां पर होता कि डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन तो फिर अनस्टेबल होता। 2010 में ये एक एमसीक्यू आया था जिसमें पूछा गया है कि अ बॉडी विल बी इन अ स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, above the point of suspension, none of above three। तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन अगर नहीं है। हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर किसी भी बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करें और वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाए तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो ये पॉइंट डिस्प्लेस करने के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है इसको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लिया जा सकता है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ये पहले जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से नीचे रहे तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेबल है। अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से नीचे ना रहे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये ऊपर हो और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन नीचे हो जो बाद में पॉइंट है, तो ये अनस्टेबल होगा। तो ये वापस आ जाता है बिकॉज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज above and the center of gravity is below the point of suspension. So the option is below the point of suspension। यहां पर अगर हम देखें और ज्यादा इसको रोटेट कर रहे हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये फोर्स आर्म कम होती जाएगी और ये फिर उस तरफ बनेगी, दूसरी साइड पर फोर्स आ जाएगी यहां पर और फिर फोर्स आर्म आगे की तरफ बनेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा। तो अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते करते ज्यादा डिस्प्लेस भी कर देते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो गिर सकता है। तो हम एक पॉइंट तक जहां पर उसका पिवट, जहां पर उसका फिक्स पॉइंट पाया जाता है, उससे पहले पहले हम फोर्स को अगर चेक कर लें
कि फोर्स उसमें लग रही है, तो वो फोर्स उसमें टॉर्क जनरेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज, दैट फोर्स इज इट्स वेट, और इसकी वजह से ये वापस आ सकता है। तो ये स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है इसका। और हम ये जानते हैं कि ऊपर जाता जा रहा है तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऊपर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, सो इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ लास्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जिसमें हम इस कोन को साइड्स पर रखते हैं। और इस कोन को जब साइड पर रखते हैं, इसका साइड देखें, अगर सामने से देखें तो इस तरह से ये गोल बॉल की तरह भी दिख सकता है। तो बॉल में भी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पर होता है, इसका सेंटर पर यहां पर पाया जाएगा। अगर हम इस बॉल को या कोन को मूव करवाएं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाएं, तो ये अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं करता, लेकिन अपनी जगह पर भी नहीं आता वापस। So when the cone resting on its side या ball is displaced, so it is in neutral equilibrium, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डिस्प्लेस करने पर वापस अपनी पोजीशन पे भी तो नहीं आ रहा। सो इट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। Now if a body is moving with uniform velocity, it is said to be in dynamic equilibrium, क्योंकि जब भी कोई बॉडी मूव करती है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, और कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी तो कोई फोर्स नहीं लग रही, तो दैट इज इन इक्विलिब्रियम। कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई ना हो तो हम उसको इक्विलिब्रियम में कहते हैं। सो ऑप्शन इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज मूव तो कर रही है, रेस्ट पर नहीं है, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। और बहुत सारी चीजें मूव तो कर रही होती हैं, लेकिन उनकी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, या प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं ऑर्बिट्स में, तो वो रोटेट कर रहे होते हैं, वो सर्कुलर मोशन में होते हैं। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी ट्रांसलेशनल हो सकती है या रोटेशनल हो सकती है। नाउ चैप्टर 7 में न्यूटन के लॉ में हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी, एंड दिस वैल्यू इज 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो ये वैल्यू सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट की गई थी एक साइंटिस्ट ने, विच इज नोन एज कैवेंडिश, और उसके एक्सपेरिमेंट को कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एसआई यूनिट कैपिटल जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, और उसमें वैल्यू 6.67 into 10 power minus 11 होती है। सो द ऑप्शन इज बी। If the speed of a body moving in a circle is doubled, its centripetal acceleration becomes, options are twice, 4 times, 8 times या 3 times। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। AC रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, और इट इज v स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पर v स्पीड है विच इज कांस्टेंट, और r यहाँ पर रेडियस है। अगर रेडियस हम चेंज नहीं कर रहे, यहाँ पर स्पीड हम डबल कर दें, तो स्पीड को 2v ट्वाइस ऑफ v रख सकते हैं, और ये 2b स्क्वायर होगा, v का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। So we can say that 4v square upon r, या फिर v square upon r अलग कर दीजिए, तो ये 4 टाइम्स लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब कि 4 टाइम्स हो जाएगी एक्सेलरेशन। In artificial satellite, the necessary acceleration is provided by, options are gravitational force, frictional force, Coulomb force
और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सैटेलाइट हम कहते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट को जो अर्थ के गिर्द घूमता है। सबसे पहली एग्जांपल जो नेचुरल सैटेलाइट की है दैट इज ऑफ आवर मून। तो ये जो घूम रहा होता है अर्थ के गिर्द, इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। सो दैट नेसेसरी एक्सेलरेशन इज एक्चुअली द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो इसको अपने ऑर्बिट में होल्ड रखती है और किसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाती है। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट्स हैं जो मैन मेड हैं, और मैन मेड सैटेलाइट में हम ऐसे फासले पर उस सैटेलाइट को भेजते हैं जहां पर वो अपना ऑर्बिट बना लेती हैं। फिर भी उनके अंदर एक अट्रैक्शन तो होती है, क्योंकि ऑर्बिट में रहना है तो ग्रेविटी भी उसमें पाई जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगती है वो बराबर होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द नेसेसरी एक्सेलरेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड दैट सैटेलाइट। तो अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। So option is gravitational force. 1 joule is equal to, joule is the unit of work and energy. तो यहां पर 1 जूल हम मानते हैं 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो, तो जो वर्क होगा दैट इज ऑफ 1 जूल। हम जानते हैं कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर्स। सो हम यहां पर 1 जूल को 1 न्यूटन मीटर भी कहते हैं। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ये तो नहीं हो सकता, पोजीशन चेंज करने में हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं और उसके रेट को हम वेलोसिटी कह सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स ये भी नहीं होता। टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये ऑप्शन है कि पावर इज द वर्क पर यूनिट टाइम। The energy possessed by a body due to its position is called kinetic energy, heat energy, potential energy या nuclear energy। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिनमें मैकेनिक्स में दो टाइप्स पाई जाती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं कि किसी भी मोशन की वजह से अगर वेलोसिटी हो किसी बॉडी में तो वो जो एनर्जी पोजेस करती है बॉडी वो काइनेटिक एनर्जी है। और अगर सिर्फ जगह तब्दील हो रही है, अगर किसी बॉल को ऊपर ले जाए, उसकी पोजीशन चेंज कर दें एट सम हाइट, और अगर ये ग्रेविटी की मदद से है तो इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है कहते हैं। ग्रेविटी के अगेंस्ट है तो इसमें एनर्जी जो स्टोर होगी दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन सिर्फ अगर पोजीशन चेंज कर दें तो फोर्स लगाने पर जो डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे उसमें पोजीशन चेंज करके जो एनर्जी स्टोर होगी वो उसका वर्क होगा, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कह सकते हैं। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, जिसकी वजह से काम करवाया जा सकता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और ये हम फोर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें डिस्प्लेसमेंट से, फोर्स वेट के बराबर है, तो हम फॉर्मूला mgh निकालते हैं विच इज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। The work will be positive if the angle between force and displacement is 90 डिग्री। 90 डिग्री पर तो वर्क जीरो होता है, 180 डिग्री पर वर्क नेगेटिव होता है, 0 डिग्री पर पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर फोर्स लग रही है किसी भी बॉडी पर तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी अगर उसकी डायरेक्शन पैरेलल है यानी थीटा यहाँ पर 0 डिग्री बनेगा, तो हम निकाल सकते हैं इसको। कॉस 0 डिग्री पर 1 आता है तो इट विल मेक पॉजिटिव वैल्यू, और इस पॉजिटिव वैल्यू की वजह से पॉजिटिव वर्क कहलाया जा सकता है। इसको मैक्सिमम वर्क भी कहते हैं।
The work will be negative if angle between force and displacement is, यहां पर ऑप्शन है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री और 45 डिग्रीज। तो जब अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है फोर्स की डिस्प्लेसमेंट से, जैसे रबर बैंड खींच रहे हैं, तो 180 डिग्री बनता है एंगल, और 180 पर cos -1 निकलता है, सो इट विल मेक नेगेटिव वर्क। So 180 degree is the answer. पावर की यूनिट एसआई सिस्टम में जूल्स पर सेकंड, जिसको वॉट कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं। इससे पहले जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, सीजीएस सिस्टम में डिफरेंट था, एफपीएस सिस्टम में डिफरेंट यूनिट थी पावर की, और ब्रिटिश इंजीनियरिंग में हॉर्स पावर थी। बहुत सारे पंप्स और मोटर्स अभी भी हॉर्स पावर में आते हैं, और हॉर्स पावर मेजर की गई थी हॉर्स की स्ट्रेंथ से, विच इज इक्वल टू, अगर एक मास 550 पाउंड का लिया जाए, मास तो नहीं है, दैट इज फोर्स, फोर्स की यूनिट है, एलबी को हम पाउंड कहते हैं। इस फोर्स को वेट कहा जा सकता है, क्योंकि पुराने वक्तों में जो मास निकाला जाता था वो वेट होता था। अगर इतना वेट राइज करे 1 सेकंड में 1 फीट हाइट पर, तो दैट वेट इज 550 पाउंड, जो एक हॉर्स की स्ट्रेंथ है। तो एक हॉर्स पावर 550 फिट पाउंड पर सेकंड के बराबर होती है। अगर देखा जाए तो पाउंड यूनिट होती है फोर्स की, मल्टीप्लाई करें अगर इसको फिट से, तो फिट यूनिट होती है डिस्प्लेसमेंट की ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, अगर वर्क को टाइम से डिवाइड कर दे तो इट इज सेकंड। तो यहां पर ये यूनिट पावर की फिट पाउंड पर सेकंड भी है। अब 550 फिट पाउंड पर सेकंड इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, जो कि ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में यूनिट समझी जाती है। पुराने वक्तों में हॉर्स पावर निकाली गई थी एक हॉर्स की स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए। ब्रिटिशर्स ये काम करते रहते थे, वो ब्लॉक्स रखते थे और ब्लॉक से मेजरमेंट करते थे कितनी स्ट्रेंथ है हॉर्स की। उन्होंने फिर ब्लॉक को पाउंड में मेजर किया और एक स्टैंडर्ड ब्लॉक बना लिया 550 पाउंड का, और उसमें उन्होंने ये देखा कि वो 1 फीट 1 सेकंड में हॉर्स स्ट्रेंथ लगा के राइज कर सकता है। स्टॉप वॉच उनके पास इन्वेंट हो चुकी थी, तो 1 सेकंड में 1 फीट राइज हो सकता था 550 पाउंड का एक घोड़े से। तो दैट वाज द यूनिट इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, और वो एफपीएस सिस्टम से ताल्लुक रखती है। एफपीएस सिस्टम में 550 फिट पाउंड पर सेकंड एक हॉर्स पावर के बराबर है। अब एसआई सिस्टम में एक हॉर्स पावर हम वॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस वैल्यू को, एंड दिस इज फाउंड टू बी 746 वॉट। सो द आंसर इज 746 वॉट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये 50 एमसीक्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको पास्ट ईयर पेपर से फिल्टर करके निकाला है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।